हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूं आपकी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर लेकर। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे संधारित्रों का संयोजन। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब संधारित्रों का संयोजन मतलब अगर मुझे परिपथ में संधारित्र को जोड़ना है तो मैं किस प्रकार से जोड़ सकता हूं। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जब भी हम परिपथ में हमारे कैपेसिटर यानी संधारित्र को शो करेंगे तो इस तरीके से शो करेंगे बच्चों। दो प्लेट्स बना देंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम परिपथ के अंदर शो करेंगे। तो किसी परिपथ में हम संधारित्र को दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। पहला हमारा तरीका होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो बात करते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन की। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? हमारे संधारित्र इस प्रकार से जुड़े हों किसी परिपथ में कि पहले संधारित्र की जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पॉजिटिव वाली प्लेट से जुड़ी हो, और दूसरे संधारित्र की नेगेटिव वाली प्लेट तीसरे संधारित्र की पॉजिटिव वाली प्लेट से जुड़ी हो। तो इस तरीके से जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। यहां बच्चों हमने एक बैटरी लगा रखी है। बैटरी को हम इस तरीके से शो करते हैं। बड़ा वाला जो डंडा बनाते हैं वो हमारा धनात्मक टर्मिनल होता है और जो छोटा वाला डंडा होता है वो ऋण टर्मिनल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, और हमारे पास मैंने 3 संधारित्र बनाए हैं अभी, है ना, और तीनों संधारित्र की जो धारिता है वो C1, C2 और C3 मानी हमने। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां V वोल्टेज है और यहां से करंट जाएगी, तो इन सारे संधारित्रों में करंट सेम जाएगी, यानी कि सेम आवेश जाएगा। मतलब अगर इसमें Q गया, ठीक है, तो इसमें भी Q, इसमें भी Q, तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर अगर Q गया तो इसका मतलब वो Q जो होगा वो इस तरीके से जाएगा। पॉजिटिव वाली प्लेट पर प्लस Q और नेगेटिव वाली प्लेट पर माइनस Q, पॉजिटिव वाली प्लेट पर प्लस Q, नेगेटिव वाली प्लेट पर माइनस Q, पॉजिटिव वाली प्लेट पर प्लस Q, नेगेटिव वाली प्लेट पर माइनस Q, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इनके ऊपर आवेश तो सेम होगा लेकिन विभव तीनों जो संधारित्र होंगे उनकी प्लेटों के बीच में अलग अलग होगा। तो हमने मान लिया पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर अगर V1 हो, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच में संधारित्र V2 हो, और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर V3 हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यह होता है कि पहले संधारित्र की जो नेगेटिव प्लेट है उससे जुड़ी हो दूसरे संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट, और दूसरे संधारित्र की नेगेटिव प्लेट जुड़ी हो तीसरे संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट के साथ, और ऐसे ही चलता रहेगा मामला। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो बच्चों, जब भी कोई भी संयोजन देखना हो, आप प्रतिरोधों का संयोजन देखो, स्प्रिंगों का संयोजन देखो, सेलों का संयोजन देखो, हम हमेशा एक काम करेंगे, हम दो क्वांटिटीज देखेंगे जिनमें एक अलग होगी पूरे सिस्टम के लिए और एक डिफरेंट होगी। तो मैं यहां पर देख लेता हूं, यहां पर समान क्या है बच्चों। देखो समान तीनों संधारित्रों में क्या है, आवेश। तीनों संधारित्रों में आवेश समान है बच्चों, और भिन्न क्या है, अलग क्या है बच्चों। अलग क्या है, यहां पर अलग है हमारा विभव। देखो V1, V2 और V3 विभवांतर अलग अलग है, तो मैं लिख देता हूं विभव डिफरेंट है, V डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखो तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो अलग अलग है। तो हमेशा हमको क्या करना है, हमेशा जो भी अलग वाली क्वांटिटी होती है उसी को निकालना होता है और उसी को जोड़ के टोटल निकालना होता है। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले संधारित्र के लिए V निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, यानी V1 निकालेंगे। ठीक है बच्चों,
तो पहले संधारित्र के लिए V1 क्या हो जाएगा, देखो बच्चों Q इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, तो यहां से V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q अपॉन C। तो हम क्या करेंगे, यहां पर V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आवेश कितना Q, आवेश कितना Q, धारिता कितनी C1। ऐसे अगर मैं V2 निकालना चाहूं तो V2 कितना हो जाएगा बच्चों, आवेश कितना है वहां पर Q, धारिता कितनी है C2। ऐसे V3 निकालना चाहूं बच्चों तो क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, V1 V2 और V3 की वैल्यूज आ जाएगी। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि जो V होगा वो तीनों के योग के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, कुल विभवांतर निकालेंगे। कुल विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि V इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, अब यहां से हमने क्या बोल दिया, V इक्वल टू Q को ले लेंगे कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा विभव आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैंने क्या बोला कि इस सर्किट को हम क्या कर रहे हैं कि इनकी तुल्य धारिता निकालने वाले हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, हम इन संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालें। तो मान लो मेरे एक संधारित्र की जो तुल्य धारिता आ गई, इसमें श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता CS आ गई, मतलब मैं इन सारे संधारित्र को इस तुल्य धारिता वाले संधारित्र से रिप्लेस कर सकता हूं। बैटरी लगी हुई है बच्चों ऐसी कैसी, ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें आवेश Q जा रहा है, CS इसकी धारिता है और V इसका विभव है बच्चों। तो V कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से Q अपॉन CS हो जाएगा, यानी कि हमने एक तुल्य परिपथ बना दिया तो Q अपॉन CS हो जाएगा। तो यहां पर मैं V की जगह लिख देता हूं Q अपॉन CS बराबर Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब आप कहोगे सर ये CS क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं, CS है श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम संयोजन की क्या है बच्चों, तुल्य धारिता। तो अब देखो यहां Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला जो हमारा तुल्य धारिता का बनेगा 1 अपॉन CS इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर हमारे तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो उनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी कि जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम होगा वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, यानी कि ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब बच्चों इसके डिफरेंट केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं, अभी हमने तीन संधारित्र की बात करी अगर मान लो मेरे पास n संधारित्रों, तो मैं यहां लिख देता हूं यदि C1, C2, C3 and so on to Cn धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों ठीक है बच्चों, मतलब C1, C2, C3 एंड सो ऑन टू Cn धारिता वाले अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो हम क्या करेंगे, हम तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, उनको जोड़ते जाएंगे एंड सो ऑन टू आप Cn तक उसका व्युत्क्रम करके जोड़ दीजिए तो आपको तुल्य धारिता मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की, तो वो स्पेसिफाइड केस है, यानी कि मैं अगर बोल दूं वो अपन उसको यूज करेंगे फॉर्मूला में। तो यहां लिख देता हूं मैं, यदि C1 तथा C2 धारिता वाले दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या, इसका क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता हो जाएगी 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो देखो यहां से हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा C1 C2। ठीक है, C1 C2 एलसीएम आएगा और ऊपर बन जाएगा C2 प्लस C1, यानी कि C1 प्लस C2, C1 प्लस C2।
ठीक है बच्चों, तो ये 1/CS की वैल्यू है, तो यहां से CS की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, तो ये तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, यानी कि अगर मान लो मेरे दो संधारित्र C1 और C2 इस तरीके से अगर कनेक्टेड हो तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को नीचे जोड़ दो इस तरीके से। यानी कि अगर मान लो ये 6 हो ये 9 हो तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे जोड़ दो, इस तरीके से हमारी तुल्य धारिता जल्दी से आ जाएगी। कुछ बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, मतलब जल्दबाजी में उनको n संधारित्र जोड़ने हो श्रेणी क्रम में तो वो क्या करेंगे, यहां से 1/1 फॉर्मूला ये लगाएंगे, 1/CS इक्वल टू 1/ जो भी है C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जोड़ देंगे और फाइनली जो आंसर निकलेगा उसको वैसा के वैसा ही लिख देते हैं। बच्चों ये 1/CS की वैल्यू है, CS की वैल्यू नहीं है, तो आप मतलब गलती ना करें। तीसरे केस की बात करते हैं बच्चों। तीसरा केस है कि समान समान धारिता यहां लिख देता हूं मैं C, N संधारित्र ठीक है, अगर समान धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो बच्चों देखो सभी का मैं यहां से क्या करूंगा, 1/CS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, क्योंकि सबकी धारिताएं क्या है, C है बच्चों, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C एंड सो ऑन टू 1/C। ये कितनी बार होगा बच्चों, n बार होगा। ठीक है, ये टर्म्स कितनी बार आएगी, n बार, क्योंकि n संधारित्र है। तो 1/CS बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं C को कॉमन ले लेता हूं 1/C को, तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस 1 एंड सो ऑन टू 1। ठीक है, ये कितनी बार आ जाएगा, n बार। देखो बच्चों जब एक को 2 बार जोड़ते हैं, एक और एक 2 होता है, एक को 3 बार जोड़ते तो 3 होता है, एक को 5 बार जोड़ते तो 5 होता है, और n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा। यानी कि 1/CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, n/C, यानी कि CS की वैल्यू हो जाएगी बच्चों C/n। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। यदि ठीक है बच्चों, तो यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में बहुत सारे माध्यम हैं परावैद्युत, उनको रखा हुआ है इस तरीके से, इस चित्र के अनुसार कि भाई ये हमारा संधारित्र है, ये है इसकी पॉजिटिव प्लेट, इनके बीच की दूरी d, प्लेटों का क्षेत्रफल a, ये है नेगेटिव वाली प्लेट, और यहां पर हमने क्या कर रखे हैं, माध्यम पर रखे हैं बच्चों अलग अलग। ये T1 मोटाई के अंदर एप्सिलॉन r वाला माध्यम, एप्सिलॉन r1 वाला माध्यम पर रखा है। ये T2 मोटाई के अंदर एप्सिलॉन r2 माध्यम, परावैद्युत वाला माध्यम भरा हुआ है, और ये एप्सिलॉन r3 वाला भरा हुआ है T3 मोटाई के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा संधारित्र अगर इस तरीके से अंदर अलग अलग माध्यम की प्लेटें रखी हुई हो तो फिर हमारा जो धारिता होगी तुल्य वो कितनी बनेगी। तो देखो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बच्चों इस तरीके से, हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो ये 3 अलग अलग संधारित्र हैं, ठीक है, वो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारी T1 मोटाई वाला
यानी एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक वाला जो को एक कैपेसिटर मान लेते हैं, दूसरा एक कैपेसिटर हो जाएगा और तीसरा एक अलग कैपेसिटर हो जाएगा। तीनों को अलग अलग संधारित्र हमने कंसीडर कर लिया। ये T2 मोटाई, ये T3 मोटाई, इसके अंदर हमने भर रखा है एप्सिलॉन R2 वाला और इसके अंदर हमने भर रखा है एप्सिलॉन R3 वाला। बच्चों तो इनकी तुल्य धारिताएं कितनी हो जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो पहले इनकी खुद की धारिताएं निकालते हैं। पहले देखो C1 कितना निकलेगा, देखो C जो होता है बच्चों होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। और अगर मान लो मैं बोल दूं कि कोई मीडियम भरा हुआ हो तो वो एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पर भी यही होगा। C1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R1 माध्यम भरा हुआ है और नीचे मोटाई है T1। ऐसे ही C2 निकालूंगा, C2 हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R2 अपॉन T2। C3 निकालूंगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R3 अपॉन T3 बच्चों। तो इस तरीके से हमारी C1 C2 और C3 आ गया। अब इनका श्रेणीक्रम संयोजन करेंगे तो देखो तुल्य धारिता क्या होती है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/CS जो होगा बच्चों, CS जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ऐड कर दो बच्चों आप, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A सॉरी उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा उसका इनवर्स, T1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R1 प्लस T3 एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे और यहाँ 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ से 1/CS की वैल्यू ये आ गई। तो CS की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो CS की वैल्यू हो जाएगी, हमने एप्सिलॉन A को कॉमन ले लेते हैं तो ये नीचे जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन A ऊपर चला जाएगा और नीचे पूरा का पूरा ये आ जाएगा बच्चों क्या, T1 अपॉन एप्सिलॉन R, ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R3 एप्सिलॉन R3। ये बच्चों हमारा CS का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। तो बच्चों बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन कुछ इस तरीके से होता है। अगर हमारे कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े हुए हों तो उसको हम कहते हैं बच्चों समांतर क्रम संयोजन। अब देखो यहां पर हमारा V वोल्टेज है, ठीक है। अब आवेश जा रहा, मतलब आवेश अगर जाएगा, करंट अगर जाएगी तो तीनों में अलग अलग करंट जाएगी। तो मान लो यहां पर गया Q1 आवेश, तो Q1 आवेश अगर जाएगा बच्चों तो इस प्लेट पर आ जाएगा प्लस का Q1 और इस पर आ जाएगा माइनस का Q1, इस पर आ जाएगा प्लस का Q2 और इस पर आ जाएगा माइनस का Q2, इस पर आ जाएगा Q3 प्लस का और इस पर आ जाएगा माइनस का Q3। इस तरीके से आवेश वितरित हो जाएगा बच्चों अलग अलग। दूसरी बात, इसकी धारिता हमने C1 मान ली, इसकी धारिता हमने C2 मान ली और उसकी धारिता हमने C3 मान ली बच्चों। अब देखो सभी की सिरों के बीच में विभवांतर क्या होगा, सेम ही होगा। सबके पैरेलल में हमारी बैटरी जुड़ी हुई है, इसलिए सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके सिरों पर, इसके सिरों पर, इसके सिरों पर, इसके सिरों पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर भी वही बात कर लेते हैं बच्चों, समान क्या है, समान है वोल्टेज, अलग क्या है बच्चों, अलग है आवेश। तो हम क्या करते हैं, अलग वाले को पकड़ते हैं। तो हमने इस बार भी अलग वाले को पकड़ा, Q को पकड़ा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए देखो Q इक्वल टू होता है CV, तो पहले संधारित्र के लिए मैं निकालूंगा Q1, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों धारिता है C1, वो है V। ऐसे मैं Q2 निकालूंगा तो हो जाएगा C2 इंटू V, Q3 निकालूंगा बच्चों तो हो जाएगा C3 इंटू V। अब यहां से हम क्या करेंगे, कुल आवेश निकालो भाई, कुल आवेश। कुल आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि Q की वैल्यू हो जाएगी C1V प्लस C2V प्लस C3V, यानी Q की वैल्यू हो जाएगी Q की वैल्यू हो जाएगी, V को निकाल लो बाहर, अंदर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है बच्चों।
अब अपन क्या करेंगे, देखो यहां पर अगर मैं इसका तुल्य परिपथ बनाता हूं, मतलब अब मैंने क्या कर दिया, एक सर्किट ऐसा बना दिया जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, इनकी तुल्य धारिता वाला एक संधारित्र से रिप्लेस कर दिया, और उस संधारित्र की जो धारिता उसको हमने सीपी कह दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तुल्य धारिता। ठीक है, और ये हमारी बैटरी इसी तरीके से लगी हुई है, मतलब मैंने इन तीनों को हटा के इनकी तुल्य धारिता वाले संधारित्र से रिप्लेस कर दिया। इसका वोल्टेज V था, आवेश Q था, तो बच्चों यहां से Q कितना हो जाएगा CV तो CP इंटू V। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर Q की जगह मैं लिख दूंगा CP इंटू V इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप कहोगे CP क्या है, तो मैं कह दूंगा समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां से V कैंसिल हो जाएगा, यानी CP इक्वल टू आ जाएगा बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है कि अगर हमारे संधारित्र ऐसे जुड़े हुए हों, 1 2 3 वाले, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देना सीधा सीधा। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता आ जाएगी बच्चों समांतर क्रम संयोजन की। अब बच्चों डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस कि ये तो 3 संधारित्र थे, अगर n संधारित्र हो तो मैं लिख दूंगा यदि C1, C2, C3 एंड सो ऑन टू Cn धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, तो कुछ नहीं करना, CP निकालने के लिए, तुल्य धारिता निकालने के लिए आपको उन सभी संधारित्रों की धारिताओं को सीधा सीधा जोड़ देना है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं बच्चों अपन। यदि समान धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में हो, ठीक है, अगर समान धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनकी तुल्य धारिता हो जाएगी बच्चों CP बराबर C प्लस C प्लस C प्लस n टाइम्स C, n बार आएगा बच्चों ये। तो यहां CP बराबर C को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये भी क्या आएगा बच्चों, n टाइम्स आएगा। देखो एक को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आएगा, एक को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और एक को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, यानी CP इक्वल टू हो जाएगा बच्चों n इंटू C। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट केस आता है, शायद 3 था, वो ये कहता है कि यदि एप्सिलॉन R1 कोमा एप्सिलॉन R2 कोमा एप्सिलॉन R3 एंड सो ऑन टू एप्सिलॉन Rn परावैद्युतांक वाले कई माध्यम या कई पट्टियां संधारित्र की प्लेटों के मध्य निम्न चित्रानुसार रखी हो, निम्न चित्रानुसार रखी हो, मतलब बच्चों अब अगर मान लो हमारे पास कैपेसिटर है ये वाला, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो d है और एरिया A है। अब देखो इनको ऐसे रखा हुआ, ये प्लस वाली प्लेट और ये है माइनस वाली प्लेट। पिछली बार हमने ऐसे रखी थी तो श्रेणी क्रम में माना था हमने, इस बार बच्चों इस तरीके से रखी है। मान लो ये है हमारा एप्सिलॉन R वाली प्लेट और ये एप्सिलॉन R2 और ये एप्सिलॉन R3। इस तरीके से बच्चों अगर हमारा
संधारित्र के अंदर रखी हुई होगी तो हम उनको मान सकते हैं कि वो समांतर क्रम में जुड़े होंगे। हम इस तरीके से मान सकते हैं उनको बच्चों। हम मान सकते हैं कि हमारे 3 कैपेसिटर हैं, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3 मान लेंगे। इसका एप्सिलॉन R1 है पराविद्युत, इसका एप्सिलॉन R2 है और इसका एप्सिलॉन R3 है। तो बच्चों यहाँ थिकनेस सबकी सेम है लेकिन एरिया सबका अलग अलग है। उनमें एरिया सबका सेम था बच्चों, यहाँ एरिया अलग अलग है। तो यहाँ पर C1 जो आएगा वो क्या आएगा, C1 आ जाएगा एप्सिलॉन नोट A1 एप्सिलॉन R1 अपॉन D। C2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नोट A2 एप्सिलॉन R2 अपॉन D। C3 हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नोट A3 एप्सिलॉन R3 अपॉन D। इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे, Cp निकालेंगे तो Cp होता है बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी Cp इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नोट अपॉन D को मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बच जाएगा बच्चों A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3। ये हमारी तुल्य धारिता हो जाएगी। तो बच्चों अब हम बात करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा की। यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, मतलब हमारा संधारित्र जो है वो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस टॉपिक के अंदर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में कई बार आता है। मतलब हम ये देखेंगे कि संधारित्र में ऊर्जा कितनी स्टोर होगी, कहाँ स्टोर होगी और कैसे स्टोर होगी। तो बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, कैपेसिटर को कैपेसिटर बनाने के लिए हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं। कैपेसिटर को कैपेसिटर बनाने का मतलब ये कि पहली चालक प्लेट पर धनावेश और दूसरी चालक प्लेट पर उतना ही ऋणावेश देना पड़ता है। ठीक है, तो हम बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी पहले प्लेट से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स निकालती है, आवेश निकालेगी और दूसरी प्लेट के अंदर धकेल देगी। तो ये हो जाएगी धनावेशित और ये हो जाएगी बच्चों ऋणावेशित प्लेट। ठीक है, तो बैटरी को देखो, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रक्रिया है, आवेश ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है बच्चों, वो कंटिन्यूअस होती रहती है, मतलब धीरे धीरे होती है। तो मतलब मैं कुछ आवेश यहाँ दूंगा माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस का आवेश बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर कोई विभव क्रिएट हो जाएगा। और अगर विभव क्रिएट हो गया तो बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा यहाँ से आवेश को भेजने के लिए, तो वो काम जो होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बैटरी क्या कर रही है, कुछ काम कर रही है, एक्सटर्नल काम कर रही है, यहाँ से आवेश भेज रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और हम मान रहे हैं कि मान लो फिलहाल क्यू आवेश ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो क्यू आवेश ट्रांसफर हो चुका है। अगर क्यू आवेश ट्रांसफर हो चुका होगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का क्यू और यहाँ आ जाएगा माइनस का क्यू। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी हमारी धनात्मक प्लेट और ये हो जाएगी बच्चों ऋणात्मक प्लेट, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का क्यू, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का क्यू। तो मैं यहां लिख रहा हूं, माना क्यू आवेश पहले स्थानांतरित हो चुका है, स्थानांतरित ठीक है बच्चों, अगर मान लो क्यू आवेश स्थानांतरित हो चुका होगा तो इस प्लेट का जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, अगर धारिता इसके C हो तो बच्चों V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब बैटरी को कुछ काम करना पड़ेगा बच्चों इस विभव के विरोध में। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि अगर बैटरी यहां से यहां जाएगी, तो अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं dq आवेश ट्रांसफर करना चाहूं, यहां से यहां dq आवेश ट्रांसफर करना चाहूं, तो मैं कुछ काम करूंगा, और क्योंकि dq आवेश ट्रांसफर कर रहा हूं इसलिए बहुत कम काम करूंगा, तो मैं इसको लिख दूंगा dq आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य। ठीक है बच्चों, dq आवेश को स्थानांतरित करने में काम करूंगा मैं, छोटा सा काम करूंगा dw। ठीक है, और dw कितना होगा बच्चों, देखो v इज इक्वल टू होता है w अपॉन q, तो काम हो जाएगा बच्चों w बराबर v इंटू क्यू। विभव से आप आवेश को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, विभव से आवेश को मल्टीप्लाई कर देंगे v इंटू डी क्यू। बच्चों ये तो dw है, dq आवेश को ट्रांसफर करना है तो v dq है, तो यहां पर अपन क्या कर देते हैं,
डी डब्ल्यू बराबर वी की वैल्यू रख दी मैंने, वी की वैल्यू है बच्चों Q अपॉन सी इंटू डी क्यू, ये हमारा डी डब्ल्यू आएगा बच्चों। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, इस इधर देना है प्लस क्यू, इधर देना है माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो आवेश था तो मैं कर दूंगा जीरो से क्यू आवेश देने में कुल कार्य, पहले प्लेटों पर जीरो आवेश था और क्यू आवेश देने में कुल कार्य, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मैं W का डी डब्ल्यू का समाकलन कर दूंगा बच्चों जीरो से लेके Q तक। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये हम समाकलन के अंदर रखेंगे Q डी क्यू अपॉन सी जीरो टू कैपिटल Q। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 1 अपॉन सी बाहर आ जाएगा और Q डी क्यू, यहां समाकलन कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, यहां हो जाएगा जीरो कैपिटल Q। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे बच्चों, तो 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन 2 सी बन जाएगा और ये बन जाएगा Q स्क्वायर माइनस जीरो यानी कि Q स्क्वायर। तो जो हमारा W है यानी स्थितिज ऊर्जा जो होगी, जो काम के बराबर होगी, तो मैं कह दूंगा कि ऊर्जा, मतलब यहां लिख देता हूं मैं U इक्वल टू W, यानी U बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 Q स्क्वायर बाय C। ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। ऐसे हम बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मैं Q की जगह CV रख दूं, यहां पर Q इक्वल टू मैं क्या रख दूं बच्चों, CV रख दूंगा, तो U कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2, ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, यानी C से एक C कट जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। Q बाई सी को हम V लिखते हैं, तो यहां से एक Q को रहने दो और Q बाई सी को V रख दो, तो ये फॉर्मूला U इक्वल टू बन जाएगा 1/2 QV। तो बच्चों हमारे पास U का जो फॉर्मूला आया है वो 2-3 फॉर्मूले हैं, 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 QV बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाय C। तो बच्चों ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तीनों ही जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है उसके फॉर्मूले हैं। अब बात करेंगे हम बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व बच्चों हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ऊर्जा घनत्व का मतलब ये होता है कि इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा है, ठीक है। मतलब संधारित्र है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। वो क्या है बच्चों, इस तरीके से मैं बना देता हूं थोड़ा सा। ये इसकी 2 प्लेटें हैं और आप जानते हो कि प्लेटों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। बीच की डिस्टेंस बच्चों d है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र आप जानते हो यहां पर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी मैं यहां नीचे लिख देता हूं, E की वैल्यू यहां होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो एनर्जी, देखो कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एनर्जी कहां स्टोर होती है, तो आप ये बोलना कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संचित होती है। कई बार पूछते हैं कि संधारित्र के अंदर, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर ऊर्जा कहां संचित होती है, तो आप कहना कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संचित होती है। E इक्वल टू हमारे पास बच्चों होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं लिख सकता हूं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा E हो जाएगा। तो बच्चों इसकी जो धारिता होती है समांतर प्लेट संधारित्र की होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q का मान निकाल सकते हैं। Q का मान हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट E A, एप्सिलॉन नॉट E A, ये हमारा Q हो जाएगा, C है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो एनर्जी हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा, ठीक है बच्चों। प्लेटों के मध्य ऊर्जा U। तो देखो बच्चों हमारे पास 3-4 फॉर्मूले थे, लेकिन मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। मेरे पास Q और C दोनों हैं, इसलिए मैं 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो बच्चों U इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन आ जाएगा बच्चों C धारिता। तो धारिता की जगह मैं यहां पर रखूंगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो बच्चों D ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या क्या कट रहा है, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और A से एक A कट जाएगा।
तो हमारे पास U की जो वैल्यू आएगी बच्चों, ऊर्जा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों कि a इंटू डी क्या है। देखो ए तो ये एरिया है और डी ये है, मतलब क्षेत्रफल में मैंने क्या कर दिया, दूरी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्लेटों के बीच का आयतन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लेटों के बीच का जो कितना आयतन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा, यहां ए डी बराबर वी आ जाएगा बच्चों, कि प्लेटों के बीच कितना आयतन है, तो हमारा वी आ जाएगा। तो U इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी। ये तो बच्चों कुल ऊर्जा आ गई। अगर मैं ऊर्जा घनत्व निकालना चाहूं, ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है बच्चों इकाई आयतन की ऊर्जा, इकाई आयतन की ऊर्जा। ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों अपन, दूसरे चैप्टर के लास्ट में हमने निकाला था इकाई आयतन की ऊर्जा। तो मैं लिख दूंगा U बराबर कैपिटल U अपॉन V, ये हमारा ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। V का भाग लगा दो, तो U बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, V का भाग लगाएगा तो V कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बच्चों ये है विद्युत ऊर्जा घनत्व, यानी एकांक आयतन में जो संचित विद्युत ऊर्जा होती है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है संधारित्र की प्लेटों के बीच में। ये ध्यान रखना, संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा घनत्व होता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसे हम इकाई आयतन की ऊर्जा भी कहते हैं। और जब हमने चैप्टर 2 में इकाई आयतन की ऊर्जा निकाली थी वो भी बच्चों यही फॉर्मूला बना था। तो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि जब हम आवेशित चालकों को जोड़ते हैं, आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ठीक है बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि जब आवेशित चालकों को, जो दो कंडक्टर हैं उनको अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना आवेशों का पुनर्वितरण होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और ऊर्जा हानि कितनी होगी। देखो बच्चों, हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि जब हम दो चालकों को जोड़ते हैं और उनकी आकार बिल्कुल सेम हो और बिल्कुल आइडेंटिकल गोले हों, बिल्कुल एक जैसे गोले हों, तो उनको जब टच करेंगे तो एक उदासीन गोले को आवेशित गोले से टच करने पर आधा आधा आवेश दोनों बांट लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर आकार अलग अलग होंगे तो हमारे जब उनको जोड़ेंगे तो कितना आवेशों का पुनर्वितरण होगा, वो किस अनुपात में आवेशों को बांटेंगे और फिर उनकी एनर्जी का लॉस कितना होगा, ये सारी बात हम करने वाले हैं बच्चों। तो मैं ये मान रहा हूं कि मान लो मेरे पास दो गोले हैं। ठीक है, एक पहला गोला है जिसकी रेडियस R1 है, या चालक कुछ भी मान लो, पहला जो गोला है उसकी रेडियस R1 है, धारिता C1 मान ली बच्चों, और इसका विभव हमने V1 मान लिया, एक चालक है। ठीक है, और दूसरा चालक जो है बच्चों उसकी रेडियस हमने R2 मान ली, उसका विभव V2 मान लिया और उसकी धारिता C2 मान ली बच्चों। ठीक है, तो अब इनको कनेक्ट करेंगे अपन। कनेक्ट करने से पहले क्या होगा बच्चों, तो मैं लिख देता हूं यहां पर जोड़ने से पहले। तो यहां पर अपन बात करते हैं जोड़ने से पूर्व की, कि अगर मैं जोड़ूंगा नहीं तो क्या मामला बनेगा। देखो, अगर जोड़ूंगा नहीं तो इस पहले गोले का आवेश कितना हो जाएगा, उसको मैं Q1 लिख रहा हूं, Q1 हो जाएगा, Q बराबर होता है बच्चों CV, Q इक्वल टू होता है CV। तो यहां Q1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C1 इंटू V1, तथा Q2 क्या हो जाएगा बच्चों, C2 इंटू V2। यानी कि कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2, यानी कि Q की वैल्यू बन जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2, और इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ये मामला था जोड़ने से पहले का। अब अगर मान लो बच्चों मैं क्या कर दूं, इनको जोड़ने के बाद की बात करूं, अब जोड़ूंगा तो क्या होगा बच्चों। अब देखो, मैं यहां पर जोड़ने के बाद की बात बना देता हूं, यह है जोड़ने से पूर्व का मामला। अब जोड़ देते हैं हम इनको। इसकी रेडियस R2 मान ली बच्चों, मतलब रेडियस अलग अलग बताने का मतलब ये है कि रेडियस इनकी सेम नहीं है, धारिताएं इसकी C2 है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो बच्चों इनको जोड़ देंगे नगण्य धारिता के तार से। नगण्य धारिता का मतलब क्या होता है बच्चों, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता।
अब आवेश को धारण करने की क्षमता है तो हम क्या बोलेंगे, इन चालकों को जोड़ रहे हैं किसी चालक तार से, और चालक तार क्या करता है, आवेशों का आदान प्रदान होने देता है। अगर इसकी भी कुछ धारिता होगी तो ये भी कुछ आवेश ले लेगा, मतलब ये इन दोनों का आवेश कुछ न कुछ ले लेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, नगण्य धारिता के तार से लेंगे जिसकी खुद की कोई धारिता नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों अगर मैं नगण्य धारिता के तार से इसको जोड़ दूंगा तो क्या होगा, देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मान लो मेरे पास दो पानी की टंकियां हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे भरी हुई है। एक मान लो V1 है और दूसरी टंकी जो अपन ने सेम लेवल पे रखी हुई है उसके ऊपर जो लेवल है वो है V2 बच्चों, मान लो। तो अगर मान लो मैं इसको इन पाइप से जोड़ दूंगा तो पाइप से जोड़ने पर क्या होगा बच्चों, इस V1 से ज्यादा वाला जो लेवल होगा उधर से क्या होगा, इधर पानी बहना शुरू हो जाएगा। और कब तक बहता रहेगा, जब तक कि इसका और इसका लेवल, देखो यहां से होगा तो ये कम होगा, कुछ यहां पर आ जाएगा और ये कुछ बढ़ जाएगा, मतलब जब तक कि लेवल सेम नहीं हो जाएगा तब तक दोनों बढ़ता रहेगा, बहता रहेगा। तो मैं यहां पर मान रहा हूं कि हमारा V1 इज ग्रेटर देन V2। यहां पर मैं क्या मान के चल रहा हूं बच्चों, कि जो पहले का विभव है वो दूसरे के विभव से ज्यादा है। इसका मतलब इधर से इधर आवेश का प्रवाह होगा, इधर से इधर आवेश का प्रवाह होगा। और कब तक होता रहेगा बच्चों आवेश का प्रवाह, जब तक कि इनके विभव सेम ना हो जाते, यानी VV ना हो जाए। ठीक है बच्चों, अब विभव सेम हो जाएंगे बच्चों VV, तो अब कुछ बातें और कर लेते हैं हम। दोनों का विभव क्या हो जाएगा, सेम। अब यहां पर अगर मैं जोड़ने के बाद की बात करूं, जोड़ने के बाद की अगर बात की जाए बच्चों, तो आवेश, पहले का आवेश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 डैश। बच्चों Q1 डैश कितना हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा C1 इंटू V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों C2 इंटू V। ठीक है, और टोटल Q डैश कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी कि Q की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारे पास, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो V कॉमन है तो V आ जाएगा बाहर और अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैंने कहा है कि ये है हमारी नगण्य धारिता का तार, यानी कि इसकी कुछ खुद की कोई धारिता नहीं है, और खुद की अगर धारिता नहीं होगी तो ये तार कोई आवेश नहीं लेगा। मतलब इनके बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर आवेश का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन आवेश खत्म नहीं हुआ है। मतलब पहले टोटल जितना आवेश था अब भी टोटल उतना ही आवेश होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण क्या कहता है कि पहले जितना आवेश बाद में भी उतना ही आवेश, यानी कि जितना Q उतना ही Q डैश, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2। यानी कि यहां से V का फॉर्मूला आ जाएगा, जो उभयनिष्ठ विभव है उसका फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आ गया बच्चों। जो कॉमन विभव होता है दोनों चालकों का, उसका फॉर्मूला आ गया V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव आ गया। अब बच्चों हम देख लेते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। जोड़ने के बाद आवेशों का पुनर्वितरण कैसे हुआ, मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का अनुपात क्या हुआ। Q1 डैश की वैल्यू है बच्चों C1V और Q2 डैश की वैल्यू है बच्चों C2V। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, यानी कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों C1 अपॉन C2। यानी कि अगर मैं दो चालक गोलों को जोड़ूं जिनकी धारिताएं C1 C2 हो, विभव V1 V2 हो, तो जोड़ने के बाद उनके आवेशों का जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, उनकी धारिताओं के अनुपात में। मतलब उनकी जो धारिताएं जिस अनुपात में होगी उसी अनुपात में उनमें विभवों का ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। अगर धारिताएं सेम होगी तो वो आधा आधा आवेश बांटेगी, अगर धारिताएं डिफरेंट होगी तो वो अलग अलग आवेश बांटेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है बच्चों, मतलब अगर पुनर्वितरण के बाद अगर आवेशों का जो रेशो निकालेंगे तो वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से देखना आप। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन
हमने बात कर ली कि पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात क्या होगा। अब हम देखेंगे इनके विभवों में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा, मतलब विभवों में परिवर्तन का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, हमने बोला था कि ये था V1 और ये था V2। जब हमने तार से जोड़ा था तो मान लो कहीं पर यहां पर V, दोनों का लेवल सेम यहां पर आ गया था बच्चों, मान लो ये V था। तो अब यहां से बता सकते हो कि जो V का मान होगा वो V1 से तो थोड़ा कम होगा और V2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसे ही होगा, यहां पर भी यही होगा। मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि V1 जो होगा वो V से कुछ ज़्यादा होगा, V से कुछ ज़्यादा होगा तभी तो V तक जाएगा फिर कम होके, और V का जो मान होगा वो V2 से कुछ ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, पहले गोले के विभव में कितना परिवर्तन आया वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, V1 में से V को माइनस कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा डेल्टा V1 अगर मुझे निकालना हो, पहले गोले के विभव में परिवर्तन अगर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, V1 माइनस V कर दूंगा, डेल्टा V1। अब देखो यहाँ V का भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। हमारा जो V कॉमन विभव आया था, उभयनिष्ठ विभव का मान जो आया था, कभी कभी वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उभयनिष्ठ विभव का मान निकालो, तो हम निकाल चुके हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन पोटेंशियल है बच्चों। तो यहाँ पर V1 को ऐसे ही रख दो, V1 माइनस V की वैल्यू वहाँ से रखेंगे अपन बच्चों। तो V की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2 सॉरी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा V1 को अपन सोल्व करते हैं, तो नीचे हम LCM ले लेते हैं C1 प्लस C2। ये हमारा क्या बच्चों आ गया, LCM। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा V1। तो बच्चों क्या होगा, C1V1 प्लस C2V1 और माइनस लगेगा, और यहाँ पूरा ऐसा कैसे आ जाएगा, C1V1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा C2V2। बच्चों यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। तो यहाँ से कट क्या रहा है, C1V1 से C1V1 कट रहा है, और वैल्यू कितनी बच रही है, डेल्टा V1 बराबर बच रहा है बच्चों यहाँ से C2V1 और C2V2। तो मैं C2 को कॉमन ले लूंगा तो बच्चों बन जाएगा V1 माइनस V2, और नीचे बन जाएगा C1 प्लस C2। ये हमारा आ गया डेल्टा V1 की वैल्यू। मतलब पहले गोले के विभव में अंतर, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे बच्चों यहां से। अब नेक्स्ट गोला डेल्टा V2 निकालते हैं बच्चों। डेल्टा V2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, V में से V2 को माइनस करना पड़ेगा। पहले क्या किया, V1 में से V को माइनस किया, V में से V2 को माइनस करेंगे, तो V माइनस V2 कर देंगे। तो डेल्टा V2 बराबर V की वैल्यू रख दो बच्चों, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 में से V2 को कर दो माइनस। तो यहां से डेल्टा V2 क्या आएगा बच्चों, नीचे ले लो LCM C1 प्लस C2, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ऊपर ऐसा कैसे ही C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2, यही तो आएगा। यहाँ से जो कट रहा है काट दीजिए बच्चों, C2V2 प्लस से माइनस का C2V2 कट जाएगा, तो जो डेल्टा V2 का मान बनेगा बच्चों वो बन जाएगा, यहाँ से C1 और C1 दोनों में कॉमन है C1, और यहाँ से आ जाएगा V1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस V2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2। ये हमारा बच्चों आ गया डेल्टा V2। ये इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से अगर मैं डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 निकालना चाहूं। ठीक है, तो पहले मैं डेल्टा V1 की वैल्यू रख दूंगा और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा V2 को। तो यहां हो जाएगा बच्चों C2V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, नीचे हो जाएगा बच्चों C1 इंटू V1 माइनस V2। देखो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपस में कैंसिल होगी, तो आप कैंसिल कर दीजिए। V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 और C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2, यानी कि डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा बच्चों C2 अपॉन C1, यानी कि
विभवों में परिवर्तन, अगर मान लो मैं चालकों को जोड़ दूंगा, दो आवेशी चालकों को जोड़ दूंगा, तो विभव में परिवर्तनों का जो अनुपात होगा बच्चों उनकी धारिताओं के उल्टे क्रम के, देखो V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं यहां पे या फिर ऐसे लिख सकता हूं कि विभव में परिवर्तन जो होगा वो क्या हो जाएगा, धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन कि डेल्टा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं चालकों को जोड़ने पर विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर, या फिर धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है, या फिर चालकों को जोड़ने पर विभव में परिवर्तन का अनुपात धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये बोल दिया कि दो चालकों को जब जोड़ते हैं तो आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात क्या होगा वो भी निकाल चुके हैं, और विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है वो कितना होगा वो भी निकाल चुके हैं। तो बच्चों बात करते हैं ऊर्जा हानि की। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है इसके अंदर सारे की सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को देख लेना आप कि चालकों को जोड़ने पर क्या क्या होता है। अगर आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो आप ऊर्जा हानि भी निकाल सकते हो, विभव में परिवर्तन का अनुपात भी निकाल सकते हो, और पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात भी निकाल सकते हो। अब एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं। एनर्जी लॉस की मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक कंडक्टर था जिसकी धारिता C1 थी, इसका विभव V1 था। एक कंडक्टर था जिसका विभव धारिता C2 और विभव V2 था जोड़ने से पहले, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी। तो मैं देख लेता हूं जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 CV², यही तो होता है। तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी जोड़ने से पहले, टोटल एनर्जी, इसको मैं U1 लिख रहा हूं जोड़ने से पहले को। U1 क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। ये हमारी जोड़ने से पहले ऊर्जा आ गई बच्चों। तो इसको थोड़ा सा अपन सजा के रख देते हैं साइड में। अब बात करते हैं जोड़ने के बाद। अब बच्चों आपको पता है जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, जैसे ही मैं इसको नगण्य धारिता के तार से जोड़ूंगा तो इनके दोनों के विभव, मतलब ये आवेशों का प्रवाह होगा, जिधर ज्यादा है उधर से कम वाले की तरफ, और कब तक होता रहेगा, जब तक विभव सेम ना हो जाए। विभव सेम हो गया और सेम विभव का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। सेम विभव की वैल्यू होती है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बोर्ड के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब जोड़ V की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 हो जाएगी जोड़ने के बाद। U2 कितनी हो जाएगी, इसकी 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V², यानी कि अगर मैं 1/2 V² को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा C1 प्लस C2 बस। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, तो यहां लिख देते हैं एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 V को मैंने ले लिया बाहर, V² को, अंदर बच जाएगा C1 प्लस C2। तो इस V² की वैल्यू हम रख देते हैं। तो U2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V² की वैल्यू। V² की वैल्यू इस ऊपर वाला का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 का एक घात कट जाएगी, एक पावर कट जाएगी। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, U2 को माना और आगे बढ़ाते हैं हम 1/2, ये इसको खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा C1 A प्लस B का होल स्क्वायर से खोल दो इसको, तो ये हो जाएगा C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस 2C1V1 C2V2, और नीचे एक बच ही रहा था C1 प्लस C2। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। वो U1 आया मतलब जोड़ने से पहले की ऊर्जा आई,
और ये जोड़ने के बाद की ऊर्जा आई। अब ये कह रहे हैं कि ऊर्जा की हानि होती है, इसका मतलब U1 में से U2 को अगर माइनस करो तो कुछ वैल्यू बचनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब U1 ज्यादा होगा, U2 कम होगा, तो ज्यादा में से कम को घटाऊंगा तो वो एक से ज्यादा कुछ वैल्यू बचनी चाहिए या पॉजिटिव वैल्यू बचनी चाहिए, जीरो से कुछ ज्यादा, ठीक है। तो हमको पता लग जाएगा एनर्जी का लॉस होता है। तो अब ये यहाँ क्या कर दूंगा, मैं डेल्टा यू निकालूंगा। डेल्टा यू यानी U1 माइनस U2 कर देंगे। तो डेल्टा यू की वैल्यू निकालने के लिए बहुत लंबी चौड़ी रामायण हमको करनी पड़ेगी। U1 की वैल्यू रखेंगे पहले। देखो 1/2 सब में कॉमन है, 1/2 1/2 1/2, तो मैं 1/2 को बड़े ब्रैकेट के बाहर रख रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और माइनस अगर करेंगे तो ये बन जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, और नीचे आ जाएगा बच्चों C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहां से बच्चों डेल्टा यू कितना आ जाएगा, 1/2 को मैंने बाहर रख रखा है। नीचे हम ले लेंगे C1 प्लस C2 को LCM की रूप में, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा, पहले C1 मल्टीप्लाई होगा पूरे में, फिर C2 मल्टीप्लाई होगा। तो C1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 को मल्टीप्लाई करो तो बनेगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का बन जाएगा माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर प्लस का बन जाएगा माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक है बच्चों। कितनी लंबी चौड़ी टर्म बन चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, जो जो कट रहा है काट दीजिए। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, प्लस से माइनस को उड़ा दो। ऐसे ही कोई C2 वाला टर्म भी होगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये जो टर्म बच रही है C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2, मतलब हर एक टर्म के अंदर C1 C2 बच्चों कॉमन आ रहा है। देखो C1 C2 C1 C2 और C1 C2, तो हम क्या कर देते हैं, C1 C2 को कॉमन ही ले लेते हैं। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2, ऊपर मैंने ले लिया C1 C2 को कॉमन। अगर मैं C1 C2 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा बच्चों, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखता हूं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 को C1 C2 को कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बच जाएगा बच्चों V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो यहां से क्या बन गया बच्चों, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और देखो ये फॉर्मूला किसका है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। क्या ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखो 1/2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, C1 इंटू C2 धारिताएं भी पॉजिटिव ही होगी, और ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये सारा वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मतलब डेल्टा यू होने के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। डेल्टा यू का मतलब क्या बच्चों, U1 में से U2 को घटाया, मतलब पहले ज्यादा थी, हम क्या बोल रहे हैं, जोड़ने से पहले ज्यादा थी और जोड़ने के बाद कम है, तो पहले में से ज्यादा, अगर ज्यादा में से कम को माइनस करूंगा तो कुछ वैल्यू बचनी चाहिए जीरो से तो कुछ बड़ी, तो ये वैल्यू जीरो से कुछ बड़ी है। अब V1 माइनस V2 तो हमेशा जीरो से बड़ी होती है बच्चों। V1 माइनस V2 जो होगा वो कुछ भी हो जाए, भले नेगेटिव वैल्यू हो, लेकिन उसका स्क्वायर है, इसलिए V1 माइनस V2 हमेशा धनात्मक है। इसका मतलब डेल्टा यू हमेशा जीरो से कुछ बड़ा होगा वैल्यू, मतलब दोनों का अंतर जो होगा वो जीरो से कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब हमेशा ऊर्जा की हानि होती है, जब आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। अब आप कहोगे सर ऊर्जा की हानि तो होती ही नहीं, ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, तो मैं कहूँगा हाँ ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन वो क्या होती है, जब अपन उसको कनेक्ट करते हैं तो उस तार को गर्म कर देगी, ऊष्मा के रूप में वो बाहर निकल जाती है वातावरण के अंदर। तो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। हालांकि चैप्टर को कंप्लीट करने के चक्कर में जो लास्ट लेक्चर है बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, लेकिन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इन सारे टॉपिकों में से कुछ न कुछ आता ही आता है एग्जाम में, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, बहुत ढंग से पढ़िए, और सारे चैप्टर की आप पहले थ्योरी पोर्शन को पढ़िए, फिर न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी न्यूमेरिकल थ्योरी पोर्शन में कोई तकलीफ आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आप मुझसे किसी भी प्रकार की समस्या
पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आप कर दीजिए।